हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का फिजिक्स मैंने आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट से अच्छे से रूबरू करा दिया है। कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि युद्ध के मैदान में उतारने से पहले मैंने आपको सारे अस्त्र शस्त्र रणनीति वगैरह आपको मैंने दे दिए हैं। कहने का मतलब ये, तो यहाँ युद्ध का मैदान क्या है? न्यूमेरिकल। अस्त्र शस्त्र क्या है? तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट। जिसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो न्यूमेरिकल बड़े आराम से करेगा, जिसका अच्छा नहीं होगा वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल ही होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई ये डेफिनेशन तो जल्दी पूछेगा नहीं। कभी एक दो नंबर में आ गया तो अलग आ गया कि भाई ये बताइए कि कुलाम सलाह क्या होता है। आप पीवाईक्यू उठा करके देख लीजिए, आपको कुलाम सलाह की एप्लीकेशन पूछ देगा, आपको कुलाम सलाह पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो हमारा कहने का मतलब, इसका यह मतलब नहीं कि कुलाम सलाह जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे अपने अंदर और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बहुत वीडियो दी है, मैंने कुछ डेरिवेशन भी आपको अच्छे अच्छे कराए। मैं अब आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे कराऊंगा। आपको लगता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी हम लोग साथ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक। दोस्तों, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि two charges are at a distance of 0.5 meters from each other. ठीक है। At what point should a third charge be placed on the line joining them so that the force acting on it is zero or the charge are in equilibrium? चार्जेस नहीं, इसको आप एक काम कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, दैट इज अ चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। चार्ज ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चार्जेस नहीं, चार्ज। टू चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो चार्ज है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। एट व्हाट पॉइंट शुड ए थर्ड चार्ज, एक थर्ड चार्ज भी है, ठीक है, बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, मतलब जो दो चार्ज हैं जो आप एक दूसरे से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, उनको मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पे मैं थर्ड चार्ज रख दूं कि वह थर्ड चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में हो, या कह सकते हैं कि वह थर्ड चार्ज पे जो जो नेट फोर्स हो वह जीरो हो, या ये कह सकते हैं कि वह थर्ड चार्ज में डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले काम करते हैं, जब भी ऐसा चीज आए, बड़ी बड़ी लाइन पे अगर क्वेश्चन दिया हो, 5 लाइन में, 6 लाइन में, 7 लाइन में, तो पहले बारी बारी चलते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहां से लेकर के पहले हम यहां तक चलते हैं। चलिए चला जाए। तो हम लिखेंगे दैट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो पहले मैं एक लाइन को फॉलो करता हूं, टू चार्जेस। तो मान लेते हैं एक चार्ज आपका क्या है, दैट इज अ, मान लेते हैं कि एक चार्ज आपका है Q1 और दूसरा चार्ज है आपका Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। तो मैं लिख देता हूं 0.5 मीटर। अब यहां तक की लाइन खत्म हो गई। अब लिखा एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो और द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। ये किस चार्ज की बात कर रहा है? थर्ड चार्ज की बात कर रहा है। किस चार्ज की बात कर रहा है? थर्ड चार्ज की बात कर रहा है।
अब वह पॉइंट तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वह पॉइंट, चूंकि Q1 और Q2 को मिलाने वाला लाइन कौन सा है, दिस लाइन। Q1 और Q2 एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 0.5 मीटर पे है। इनको मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पर, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मान लीजिए, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने दे दिया, दैट इज P। इस पॉइंट पर क्या है, उन्होंने पहले ही कहा है कि एट व्हाट पॉइंट शुड अ थर्ड चार्ज, इस पॉइंट पर क्या रहेगा, थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज मतलब मान लेते हैं वह थर्ड चार्ज क्या है, Q3 है। शर्त क्या है कि Q3 किसमें होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q3 शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड चार्ज Q3 will be in equilibrium। तो क्या होगा समझना है। तो मुझे एक बात बताइएगा, ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वह 5 न्यूटन है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यहां मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर हूं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब फोर्स तो लगा, लेकिन जो नेट फोर्स था वह क्या था, जीरो था। इस कारण से मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर रह गया, इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में हूं। तो उसी प्रकार से जो Q3 है, इस Q3 पर फोर्स कौन लगाएगा। अब थोड़ा सा मैं P पॉइंट हटा दे रहा हूं, आप जान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है, और आप पॉइंट देख भी रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, यही पॉइंट है दोस्तों। और इस Q3 पर कौन फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली ऑन Q3, Q3 पर, ठीक है ना, फोर्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, Q1 एंड Q2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है ना, Q1 Q3 पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, और जाहिर सी बात है उसके बाद भी Q3 ना तो इधर खसकेगा ना इधर खसकेगा। इसका यह मतलब हुआ कि Q3 किस कंडीशन में होगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। यह तभी हो सकता है जब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। सपोज कर लेते हैं कि Q1 ने Q3 पर फोर्स लगाया F1, तो जाहिर सी बात है Q1 भी प्लस में है, Q3 भी प्लस में है, तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। Q1 Q3 को धक्का देगा इधर की तरफ, ये वाला फोर्स का नाम हो गया F1। और जाहिर सी बात है Q2 भी प्लस में है, Q3 भी प्लस में है, तो Q2 Q3 को धक्का देगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, F2। अब कंडीशन है कि Q3 इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब Q3 ना तो इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। फोर्स लगने के बावजूद यह तभी संभव है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन देखिए यहां अपोजिट है, और प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हमको Q3 इक्विलिब्रियम में मिलेगा, या Q3 पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। अब इसको थोड़ा बात करते हैं, कैसे बात करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे F1, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 is, that is a F1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 and Q1 Q3 अपन R स्क्वायर लिखेंगे, Q1 Q3 अपन R स्क्वायर। R मतलब क्या, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे बताइएगा, पूरा यहां से यहां तक लेकर 0.5 मीटर है, लेकिन Q1 से Q3 तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर पूरा 0.5 है और Q1 से लेकर के यहाँ Q3 तक का डिस्टेंस x हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस x हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है भाई। पूरा 10 है और इतना अगर 2 है, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, 8 होगा, ये कन्फर्म है।
तो F1 बराबर 1/4 Q1 Q3 अपान R स्क्वायर मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना x है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालते हैं फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू, अब कौन फोर्स लगाएगा, Q2 लगाएगा Q3 पर, इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, दैट इज F2 इक्वल टू 1/4 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 दैट इज 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 0.5 माइनस x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे कि फॉर द इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्स F1 एंड F2 विल बी सेम। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, और फॉर द इक्विलिब्रियम F1 और F2 क्या होंगे, सेम होंगे। F1 कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान x स्क्वायर। F2 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 अपान 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर। मुझे बताइएगा Q3 से Q3 कट जाएगा क्या, 1/4 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा क्या, तो यहां बचेगा क्या, Q1 अपान x स्क्वायर, और यहां बचेगा Q2 अपान 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज करेंगे, क्या करेंगे, इरेज करेंगे, फिगर इरेज नहीं करेंगे, इसी को इरेज कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, मुझे थोड़ा बताइएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ना एक बात छुटा हुआ है, वह बात क्या है मैं बता रहा हूं आपको, कि जो Q1 और Q2 और Q3 हैं, जो टू चार्जेस और जो थर्ड चार्ज है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा, Q1 है 2 कूलम, Q2 है 3 कूलम और Q3 है 4 कूलम। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको लिख लीजिएगा साइड में, यहां पर आगे बढ़ा करके कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस दैट इज द Q1 2 कूलम, Q2 3 कूलम, Q3 4 कूलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो दो चार्जेस एक दूसरे से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उनका मैग्नीट्यूड हो गया 2 कूलम और 3 कूलम, और जो एक थर्ड चार्ज है जो उनके बीच में रखा गया है, वो है 4 कूलम। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, आपको पता है, हमें x निकालना है। कैसे बता रहे हैं, Q1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा, जब Q1 अपान एक्स स्क्वायर की बात आएगी तो Q1 है कितना, Q1 है 2, तो हम लिखेंगे 2 अपान, कितना लिखेंगे, 2 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो Q2 कितना है 3, तो 3 अपान 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कुछ ऐसा करिए ना कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए, तो उसके लिए उपाय है, क्या उपाय है ये बताइए।
ये जो स्क्वायर लगा हुआ है 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो दो को हम स्क्वायर रूप में क्या लिख सकते हैं, तो दो को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2। अब ब्रैकेट में लिख दिया जाए 0.5 माइनस एक्स और पूरे की क्या लगा दिया जाए, होल स्क्वायर लगा दिया जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया ही हुआ है। 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 और एक्स का ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म कर दीजिए। तो आपका जो बचा कितना, वो बचा दैट इज अंडर रूट 2 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 2 का 0.5 में मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना आ जाएगा 0.5 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 का x में करिए कितना आ जाएगा अंडर रूट 2x एंड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3x। माइनस अंडर रूट 2x को उधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा 0.5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये आपका हो जाएगा x। अब चूंकि आपको x निकालना है तो इसको इधर ले आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है इनटू हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 0.5 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई आपका, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब जो यह क्वेश्चन था कि एट व्हाट पॉइंट शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तो आप बोल सकते हैं कि Q1 से 0.5 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर Q3 जो थर्ड चार्ज है वह इक्विलिब्रियम में होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आपने x की वैल्यू निकाल लिया तो वैसे आप 0.5 माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा उसको कर लेते हैं। अब जैसे अगर मैं निकालने चला 0.5 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स कितना है, देखिए 0.5 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। थोड़ा सॉल्व करिए, अपान 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में इस 0.5 में इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो जाएगा 0.5 अंडर रूट 3 प्लस 0.5 अंडर रूट 2 और माइनस 0.5 अंडर रूट 2, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना 0.5 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये आपने क्या निकाला दैट इज 0.5 माइनस एक्स की वैल्यू आपने निकाला। इसका मतलब 0.5 माइनस एक्स क्या है, तो 0.5 माइनस एक्स का मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड Q2, मतलब आप ये कह सकते हैं कि Q3 को Q2 से 0.5 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 प्लस 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर Q3 इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप इसका जवाब ऐसे देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, इतने बेहतरीन क्वेश्चन करा दूंगा कि मस्त हो जाइएगा, बेहतरीन हो जाइएगा, एकदम कॉन्सेप्ट से भर जाइएगा, एकदम पॉजिटिव फील करने लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वादा करता हूं आपसे मैं वादा करता हूं, आज यहीं पर वादा कर रहा हूं आपसे मैं। जस जस दिन बीतेगा, जैसे गगरी में बूंद बूंद करके गगरी भर जाता है और छलकने लगता है, आपके अंदर नॉलेज, कॉन्सेप्ट, थियोरी, डेरिवेशन, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स इतने भर जाएंगे कि कुछ दिन के बाद आप अपने आप छलकने लगेंगे अंदर से, आपके अंदर से अपने आप ज्ञान छलकने लगेगा, आपके अंदर से अपने आप जो है पॉजिटिव एनर्जी छलकने लगेगी। दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दैट इज two equally charged spheres are at a distance of 4 meters from each other. A third uncharged sphere first touches the first sphere and then the second sphere, then comes back to its initial state. If the charge on the both the charged sphere is a 2 coulombs in the initial state, then calculate the force between the two charged sphere. कभी कभी 4-5 लाइन के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबराते हैं, घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ अविनाश सर हैं। करना क्या है दोस्तों समझिएगा, टू इक्वली चार्ज, पहले एक लाइन करते हैं ना, पहले हम लोग यहां तक करते हैं, ये यहां तक। टू इक्वली चार्ज्ड स्फीयर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो मान लेते हैं एक स्फीयर, सॉल्यूशन यहां लिख लें, सॉल्यूशन मान लेते हैं
एक चार्ज स्फीयर क्या है, ए है, और एक दूसरा चार्ज स्फीयर क्या है, बी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। उसके बाद ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर, ध्यान दीजिएगा ये दोनों के दोनों कैसे स्फीयर हैं, चार्ज्ड हैं। ए भी चार्ज्ड है, ए भी चार्ज्ड है, और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू इक्वली चार्ज। तो इक्वली चार्ज का मतलब अगर इसके पास चार्ज क्यू है तो इसके पास भी चार्ज कितना है, क्यू है। चलिए अब लिखा हुआ है, एक फिगर बन गया हमारा। फिर लिखा हुआ है कि ए थर्ड अनचार्ज, मतलब एक थर्ड अनचार्ज बॉडी है। मान लेते हैं वह बॉडी क्या है, वो अनचार्ज बॉडी क्या है, अनचार्ज स्फीयर क्या है, दैट इज अ सी है, और यह क्या है, दैट इज अ अनचार्ज है। पहले फिगर को समझिए, यह अनचार्ज है। जब ये अनचार्ज है तो ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट टच इज द फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर को ये पहले टच करता है, उसके बाद फिर सेकेंड स्फीयर को टच करता है। देखिए हम लोग का यहां तक हो गया। तो चलिए काम करते हैं, यहां पर दो केसेस हमको समझ में आ रहा है। एक बार सी जाकर के ए को टच करता है, एक बार सी जाकर के बी को टच करता है। तो हम लोग पहला कंडीशन ले लेते हैं कि व्हेन फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या है कि सी टचेस द ए, सी ए को टच करता है तो क्या हो जाएगा। तो ये बताइए जब सी ए को टच करेगा तो आपको मैं बता दूं कि जब ऐसा होता है तो फिर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब ऐसा होता है तो चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। जब ऐसा होता है, जब सी ए को टच करता है तो याद रखिएगा कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सी के पास तो कोई चार्ज है नहीं, ए के पास चार्ज है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये हो गया, अगर ए के पास 10 चार्ज है तो 10 में से 5 वो रखेगा और 5 सी को दे देगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसके पास क्यू है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो ए के पास चार्ज है वह क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और जो सी के पास चार्ज है वह भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ए के पास जो चार्ज है Q/2 हो गया और सी के पास जो चार्ज है वो Q/2 हो गया। ये फर्स्ट केस है, सी टचेस द ए, सी ए को टच कर रहा है। तब इसका मतलब जो अनचार्ज था अब वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, और उसके पास जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q/2 हो गया। अब लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, सी टचेस द बी। अब सी बी को टच करता है। देखिए सी बी को टच करने का मतलब ये हो गया कि ये बताइए सी के पास कितने चार्ज हो गए हैं, अब वो अनचार्ज नहीं रह गया, Q/2 हो गए हैं। अब बी के पास चार्ज कितने हैं, Q है। अब बात आएगी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये समझिए आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से मैं लेके समझाऊं। ये बताइए अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और आपके पास 7 रुपए हैं, हम आप मिल गए, तो हम आप मिल गए तो इक्वल क्या हो सकता है बताइए, इक्वल हो सकता है कि भाई आपके पास 7 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए, तो मतलब टोटल 9 रुपए, और 9 रुपए अगर है तो अगर इक्वल की बात करेंगे तो क्या होगा, आधा आधा। तो आधा आधा का मतलब क्या हो गया, 4.5 मेरे पास, 4.5 4.5 आपके पास। ये आया कैसे, तो 2 रुपए मतलब 2 प्लस 7 आपका, 7/2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, दैट इज दोनों के पास इक्वल कितने चार्ज हैं ये आपको पता चल जाएगा, इक्वल कितने पैसे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, सी बी पर कितना है, क्यू, मान लेते हैं 2 रुपए। सी पर कितना है, Q/2, तो मान लेते हैं अभी कितना बताया था मैंने आपको, मान लेते हैं दैट इज 7 रुपए। तो टोटल कितने हो गए, 9 रुपए। तो लिखेंगे टोटल चार्ज कितना हो गया इनका, Q प्लस Q/2, क्योंकि बी पर कितना हो गया है, दैट इज बी पर कितना चार्ज है, बी पर कितना चार्ज है, Q है, और सी पर कितना चार्ज है, दैट इज Q/2 हो गया है। और ये आपस में क्या आ गए हैं, कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। तो कॉन्टेक्ट में होने के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 रुपए हैं, 7 रुपए हैं, तो 2 + 7/2 कर देंगे, मतलब 2 + 7/2 कर देंगे तो हमें 4.5 इक्वल मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको पता करना है कि बी और सी पे चार्ज कितना हो गया, तो अब यहां पर बी पे कितना चार्ज हो जाएगा और सी पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो दैट इज Q + Q/2/2, और यहां पर भी Q + Q/2/2। इसका मतलब यहां पर जो हमको चार्ज मिल जाएगा दैट इज बी पर कितना मिल जाएगा, बी पर मिल जाएगा Q + Q/2 को सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं। Q + Q/2 कितना हो जाएगा, 2Q + Q 3Q/2, और /2 फिर /2 है ना, इसका मतलब 3Q/4। इसका मतलब अब क्या हो गया, दैट इज
इसका मतलब अब हो गया, अब आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट बी पर जो चार्ज हो गया दैट इज अ 3q/4 एंड सी पर जो चार्ज हो गया दैट इज अ 3q/4। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अब हम लोग यह देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सी चार्ज पहले ए से मिला, सी फिर बी से मिला, तो फिर पुनः अपने क्या इनिशियल स्टेट में वो आकर के बैठ गया, वो अपना काम कर दिया। तो अपना काम करने का मतलब अब जो ए पर चार्ज हो गया वह ए पर चार्ज कितना हो गया, ए पर हो गया जो चार्ज वो हो गया क्यू, ए पर जो चार्ज हो गया वो हो गया q/2 और जो बी पर चार्ज हो गया वह कितना हो गया दैट इज अ 3q/4। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दैट इज अ 4 मीटर। अब आपको एक बात और दिया हुआ है क्या, देन द कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर। उससे पहले लिखा है इफ द चार्ज ऑन द बोथ द चार्ज स्फीयर इज 2 कूलम्स इन द इनिशियल स्टेट। मतलब शुरू में वह कह रहा है यह जो क्यू है वह कितना है 2 कूलम है, ये वाला भी क्यू कितना है 2 कूलम है इनिशियल स्टेट में। आफ्टर क्या हो गया कांटेक्ट के बाद ए के पास हो गया q/2 और बी के पास हो गया 3q/4। तो अब इसको हम लगा देंगे कूलम्स फोर्स। हमको पता है कि कूलम्स फोर्स क्या होता है, F = 1/4πε0 एंड q1 q2/r²। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करिए। F = इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ये बताइए मुझे F = अगर मैं लिख रहा हूं 1/4πε0, q1 q2 क्या हो जाएगा बताओ, q1 कितना है दैट इज q/2, q2 कितना है तो 3q/4 फिर अपान r², मतलब 4 का स्क्वायर। आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, F = 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ ध्यान दीजिएगा, और q/2 है 3q, तो 3q का q मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 3q²। ओके, और अपान कितना हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4² 16, तो डिवाइडेड बाय 16 मतलब इनटू 1 अपान कितना आ जाएगा 16। अब उसके बाद F = हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3/8 इंटू 1/16 इंटू q²। q की वैल्यू कितनी दी हुई है, q की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2 कूलम, तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो ये आपका कहीं ना कहीं कितना हो गया दैट इज F = 9 × 3 = 27 इंटू 10⁹ और अपान 8 × 4 = 32। ठीक है, ये आपका न्यूटन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, डेसिमल में आपका आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। दो कंडीशन थे, पहले सी जाकर ए को टच करता है, फिर सी जाकर के बी को टच करता है। सी पहले अनचार्ज होता है, ए चार्ज होता है, तो ए के पास चार्ज क्यू है, तो सी जब जाता है तो ए बोलता है कि भाई चिंता मत करो, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, तो यह q/2 हो जाता है, या q/2 हो जाता है। अब तो इसको q/2 हो गया। अब ये q/2 होकर के फिर यहां पर जाता है तो बोलता है कि भैया ऐसा है कि आपके पास कितने चार्ज हैं, तो बोला q, और ये बोलता है कि मेरे पास है q/2, क्यों ना हम लोग मिलकर के आधा आधा बांट ले। जब आधा आधा बांटने की बात होती है, जैसे मेरे पास 2 रुपए है, आपके पास 7 रुपए है, और आधा आधा बांटने की बात हो गई, इसका मतलब 2 + 7 9, हम लोग दोनों के पास पैसा हो गया, और 9 का हम आधा कर देंगे तो 4.5 हो गया। तो यहां पर इसके पास हो गया q और इसके पास हो गया q/2, तो q + q/2/2, इसका मतलब ये क्या हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हमको इंडिविजुअल चार्ज मिल गया। तो इंडिविजुअल बी पर कितना चार्ज आ गया 3q/4 आ गया, ए पर कितना हो गया q/2 हो गया। उनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है, q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम इनिशियल स्टेट में। इनिशियल स्टेट का मतलब जब सी ना तो ए से मिला था और ना तो बी से मिला था। तो दोस्तों यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन बहुत मजेदार था। मैं आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी हम लोग को मिलकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन आपको देखे और कहे कि हाँ लगता है कि आपको अविनाश सर ने पढ़ाया है। तो दोस्तों आप चिंता मत करिएगा, और हमारी आपकी जीत एक दूसरे की पूरक है। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आप सफल होते हैं तो यह केवल मेरी जीत नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपकी जीत है। मैं केवल आपके लिए बस एक छोटा सा मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं, और हमेशा मैं आपका हेल्प करता रहूंगा, बिकॉज यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा
there are three charges q1, q2 and q3 at the vertices of the right angle triangle. The magnitude of all three charges is a 2 coulombs, and there are q3 charges at the point where the perpendicular and the base of the right angle triangle meet, and calculate the resulted force on the q3 charge. दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर फिजिक्स में 4-5 लाइन के क्वेश्चन आते हैं तो 1 by 1 चलना चाहिए। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, देयर आर थ्री चार्जेस q1, q2 एंड q3 एंड द एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम लोग यहां तक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर करने का मतलब हो गया दोस्तों कि अब हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, और फिगर यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ गई है, तो क्यों ना हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ओके। जब राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया तो इसका मैं नामकरण कर दूं, इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम मैंने Q रख दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, R रख दिया। ये हमारा इस यहां तक हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री चार्जेस इज 2 कूलम। इसका मतलब ये हो गया कि हम सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, फिगर आपका वहां बन रहा है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि भाई दिया है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट magnitude of the all charges is a 2 coulomb. It means that q1 is equal to q2 is equal to q3 is equal to 2 coulomb. चलिए ये दिया हुआ है आपको, मतलब यहां तक हमारा हो गया। फिर लिखा है देयर आर q3 चार्जेस एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल मीट। ये बताइए इसका, इसमें परपेंडिकुलर बेस क्या है, ऑब्वियसली या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा, वो तो एंगल के हिसाब से होता है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस आपका फिक्स है। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर और बेस मिल कहां रहे हैं, ऑब्वियसली यहां पर मिल रहे हैं। तो जब यहां पर मिल रहे हैं तो यहां पर किस चार्ज को हमको रखना है, यहां लिखा है देयर आर q3 चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो चार्ज है, एक काम करिए नामकरण छोड़ दीजिए, डायरेक्ट चार्ज रखिए आप। तो यहां पर हो गया आपका दैट इज ये आपका यहां पर कौन सा चार्ज है, q3 चार्ज है। इसका मतलब यहां आप q1 कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, q2 कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। लेकिन q3 आपका कहां पर होगा, वो पहले ही बोल दिया है कि जहां पर परपेंडिकुलर और बेस मिल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बेस कहां मिल रहे हैं, ऑब्वियसली इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, हमसे वो पूछ रहा है दोस्तों कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द q3 चार्ज। मतलब वो कह रहा है कि q3 पर आपको नेट फोर्स निकालना है। ये बताइए q3 पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, जाहिर सी बात है q1 लगाएगा, और कौन लगाएगा, q2 लगाएगा। तो q1 और q3 और q2 कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 2 कूलम। ये चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कौन सा फोर्स लगेगा आपस में, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। q1 q3 को धक्का देगा नीचे की तरफ, q2 q3 को धक्का देगा इधर की तरफ। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम एक चीज ले लेते हैं, क्या कि मान लेते हैं कि q1 ने q3 पर फोर्स लगाया, दैट इज F1, और q2 ने q3 पर फोर्स लगाया, दैट इज F2। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका क्या निकालना है, दैट इज अ रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो एक काम करते हैं, बारी बारी निकालिए। तो फोर्स किस पर लग रहा है, हमको निकालना किस पर है फोर्स, दैट इज अ q3 पर फोर्स निकालना है। तो चलिए लिखिए, लिखिए कि फोर्स आगे ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन q3 ड्यू टू क्या हो जाएगा, q1 कितना हो जाएगा भैया, दैट इज F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज q1 q3 अपॉन r स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए, कुछ और दिया हुआ है क्या इसमें, देखिए एक चीज देना भूल गया मुझे लग रहा है, यहां पर इसका डिस्टेंस भी याद रखिएगा। q1 और q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, और q2 और q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3 मीटर है। ओके, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, दैट इज q1 और q3। तो q1 और q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर है तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q3। तो q1 q3 आप लिख दीजिए यहां पर, q1 q3 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मुझे बताइएगा q1 और q3 का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 2 कूलम। तो 2 इंटू 2 4, और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4/4 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब आपका 9 इंटू
10 टू द पावर 9 इन न्यूटन आया आपका F1। चलिए अब निकालते हैं F2। तो हम लिखेंगे कि फोर्स ऑन Q3 एंड ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। तो चलिए Q2 पे निकालिए, तो कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q2 Q3 अपन R स्क्वायर। तो Q2 Q3 है कितना, Q2 Q3 है कितना 2 कूलम, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, R स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर दैट इज 9। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, आप इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर दीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 एंड 4/3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इज कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, दैट इज आपका F2 आ गया। क्या आ गया आपका F2 आ गया। चलिए ये आपका F2 आ गया। अब थोड़ा बात करते हैं, F1 निकाल लिया आपने, मतलब Q1 ने Q3 को धक्का दिया नीचे की तरफ, ये आपका हो गया दैट इज F1। F2 निकाल लिया आपने, मतलब Q2 ने Q3 को धक्का दिया इधर की तरफ, ये हो गया आपका F2। और आपने इसका रिजल्टेंट जो माना है मान लेते हैं F, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है आपका B, इसको मान लेते हैं B मान लीजिए और इसको मान लीजिए A मान लीजिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड A है इस वाले का और इसका अगर B है, तो इसका रिजल्टेंट अगर R वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं R है और A और B के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो जो इसका रिजल्टेंट आता है वो आता है R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट आता है। क्या आता है, रिजल्टेंट। तो सेम प्रोसेस यहां दोहराइए। मुझे बस इतना बता दीजिए दोस्तों कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है। आप देख पा रहे होंगे कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वह कुछ और नहीं, दैट इज 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं F1 और F2 के बीच का एंगल आप देख लीजिए, मतलब हियर द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 90 डिग्री। देन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट कैसे आएगा, F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एंड प्लस F1 F2 cos थीटा। तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये वाला टर्म 0। तो आपको मिला क्या, F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर एंड प्लस F2 स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज F स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, सॉरी यहां से आपका आ जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर। तो F1 कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और F2 कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। तो F1 का स्क्वायर, तो F1 मतलब 9 इंटू 10 पावर 9 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर, F2 कितना दिया 4 इंटू 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हमको मिल जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर मतलब 10 टू पावर 18 एंड प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर 18। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, F स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 18 कॉमन हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 81 एंड प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर 18। यहां से F स्क्वायर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6 1 7 और 8 1 9 इंटू 10 टू द पावर 18। यहां से आपको F मिल जाएगा दैट इज अंडर रूट 97 प्लस माइनस 10 टू द पावर 18। ये आपको न्यूटन, ये आपको मिल जाएगा दैट इज रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का समापन हुआ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, एक छोटी सी शुरुआत है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप क्वेश्चन पे इतना रिलैक्स हो जाएंगे दोस्तों ना कि बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद आप कहेंगे कि हे भगवान, आपने सर से मिला करके बहुत अच्छा किया। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, मैं यह मानता हूं कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो पा रहा है उसमें सबसे पहले भगवान
की इच्छा होती है, अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो पा रहा है तो। ठीक है, क्योंकि भाई वो मालिक हैं, जगत के पिता हैं। तो हम आपसे यही बात कहेंगे दोस्तों कि अच्छे से आप चीजों को पढ़िए। मैं आपको बहुत बेहतरीन इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप कहेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हर हर महादेव।